वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉडल पेपर की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर सेट 6 पार्ट 2। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने मानसिक योग्यता के प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज के लेसन में हम लोग गणित एवं हिंदी भाषा के प्रश्नों को डिस्कस करें। आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सेट का आंसर शीट भी उपलब्ध कराया गया है। उसे डाउनलोड करके आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। आज की वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से पूर्णतया विभाज्य होगी? 22 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 11। 2 and 11 क्या है? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य यानी को प्राइम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है तो वो 22 से विभाज्य हो। इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। यानी हम देखेंगे 2 से विभाज्य होने के लिए क्या रूल है और 11 से विभाज्य होने का क्या रूल है, उन दोनों को अप्लाई करेंगे। तो 2 के लिए क्या रूल है कि संख्या का आखिरी अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए, राइट। 2 का रूल यही है, 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए आखिरी अंक। तो देख लेते हैं किसमें है, 7 नहीं, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, यानी ये तीनों ऑप्शन अभी भी वैलिड है। 11 के लिए क्या रूल है कि अल्टरनेट अंकों का योग को अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सम पोजीशन पे जो अंक है उनका योग और जो विषम पोजीशन पे जो अंक है उनका योग, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे अगर 0 आता है या 11 का गुना जाता है तो वो नंबर 11 से विभाज्य होगी। तब हम लोग हर नंबर में वैसा ही चेक करेंगे। जैसे पहला नंबर ले लेते हैं, उसमें क्या है, 8 है, +4 है, +3 है। ये हम लोग विषम पोजीशन पे ले लिए, 8, 4, 12, 3, 15। सम पोजीशन पे क्या है, 3 है, 6 है एंड 2 है। 3 + 6 + 2 ये क्या है, 11 है। दोनों का डिफरेंस ना तो 0 है ना 11 का गुना जाए, डिफरेंस है 4, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे तो 4 + 8 + 3, 4, 8, 3 ये हो गया विषम पोजीशन। 8, 4, 12, 3, 15 और 5, 9, 14 एंड 4, 18। 18 हो गया सम पोजीशन में। अगेन डिफरेंस 3 है, ये भी नहीं चलेगा। तो अगला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 + 8 + 6, 9, 8, 6 कितना हो गया, 9, 8, 17 और 6, 23 और 3, 5, 8, 4, 8, 4, 12, 12 हो गया। सम पोजीशन पे दोनों का डिफरेंस कितना है, 11 है, यानी ये नंबर जो है 11 से भी डिविजिबल है, यानी ये 22 से विभाज्य है, राइट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस संख्या में 2 का स्थानीय मान सबसे कम है, राइट। तो देख लेते हैं इसमें स्थानीय मान क्या है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 2000 है। 2 का यहाँ पे 1, 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 200 है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 20 है। तो सबसे कम किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, राइट। इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज देख लें। अगर हम बहुत सारे नंबर्स को गुना कर रहे हैं और उनमें से 2 नंबर ऐसे हैं जिनका आखिरी अंक जो है 2 हो और किसी एक का आखिरी अंक 5 हो, तो उनको जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। यानी जितने सारे नंबर है उनको अगर हम गुना करते हैं तो उसका इकाई अंक में 0 आएगा, राइट। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं, तो सारी संख्याओं को लिखना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि शुरू में ही पहला 2 है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, दूसरा 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है एंड सो ऑन, राइट। लेकिन शुरू में ही आपको 2 और 5 को गुना करना पड़ रहा है, यानी आगे हम कितना भी गुना करेंगे, कितनी भी अभाज्य संख्याओं को गुना करेंगे, हमारे गुणनफल का इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा, राइट। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन और भी तरह से पूछा जा सकता है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो वहां भी यही होगा, क्योंकि प्रथम 20 में आपका 2 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, वहां भी गुना करेंगे तो 10 आएगा, यानी गुणनफल का इकाई अंक 0 ही आएगा। इसमें ये भी पूछा जाता है प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, वहां पे भी इकाई अंक 0 ही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 44, 23 किलोग्राम 23 डेकाग्राम इक्वल्स टू व्हाट, और आंसर आपको ग्राम मिला, राइट। इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको सीखते हैं हम लोग। क्या है वो है मिली सेंटी डेसी, यहाँ पे गैप रहेगा, फिर डेका हेक्टो और फिर किलो। और ये जो गैप है वहां आप
मीटर लिख सकते हैं, ग्राम लिख सकते हैं, लीटर लिख सकते हैं, सेकेंड लिख सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को लिख सकते हैं जो यूनिट होता है हमारा, राइट। ग्राम होता है तौलने के लिए, मीटर होता है दूरी मापने के लिए, लीटर होता है आयतन को मापने के लिए, धारिता को मापने के लिए, और टाइम को मापने के लिए सेकंड होता है। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब अगर इसको देखा जाए तो इसमें सबसे छोटा है मील और सबसे बड़ा है किलो, ठीक है। ये क्या है, सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, राइट। और दो लगातार में 10 का फर्क है, ये सबसे छोटा है, 10 गुना का फर्क है, यानी मिली से 10 गुना बड़ा है आपका सेंटी, और सेंटी से 10 गुना बड़ा है डेसी, और डेसी से 10 गुना बड़ा है यहाँ पे जो भी होगा, अगर ग्राम ले रहे हैं तो ग्राम होगा, जैसे हमारे क्वेश्चन में ग्राम होगा ये, राइट। इसको ग्राम लिख लेते हैं, ग्राम। अब देखिए, अब क्या करना है, ये हो गया मिलीग्राम हमारे केस में, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, और ये हो जाएगा किलोग्राम। तो हमारे पास क्या है, किलोग्राम। यानी अब नीचे जाएंगे तो नीचे वाला क्या नंबर बड़ा है, यानी अगर हम इसका एक यूनिट लेंगे तो बदले में हमको कम यूनिट मिलेगा, क्योंकि हम तो छोटे हैं। हम अगर सेंटीग्राम ले रहे हैं तो हमको 10 गुना कम मिलेगा, राइट। यानी हम अगर 10 मिलीग्राम लेकर जाएंगे तो बदले में हमको 1 सेंटीग्राम मिलेगा, राइट। तो लगातार है, 10 गुना का फर्क है। अगर हम 100 मिलीग्राम लेके जाएंगे तो हमको 1 डेसीग्राम मिलेगा। अगर हम 1000 मिलीग्राम लेके जाएंगे तो हमको 1 ग्राम मिलेगा, ठीक है। जितना स्टेप नीचे जाएंगे उतना जीरो बढ़ाते जाना है। नीचे जा रहे हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर जाएंगे यानी हम किलो से या हेक्टो से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या किसी भी नंबर से, मान लीजिए डे का है आपके पास, आप जा रहे हैं ग्राम के पास, यानी ऊपर की ओर जा रहे हैं, छोटे यूनिट के पास, तो आपको ज्यादा मिलेगा। इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए आपके पास 500 का नोट है, तो जब आप उसको 10 के नोट में कन्वर्ट करेंगे तो आप एक नोट के बदले, 500 के एक नोट के बदले आपको बहुत सारा नोट मिलेगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी वैसा ही होगा, जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 किलोग्राम अगर लेते हैं तो हमको बदले में 10 हेक्टोग्राम मिलेगा, या बदले में 100 डेकाग्राम मिलेगा, या बदले में 1000 ग्राम मिलेगा, इस तरह से, राइट। तो इसका हम लोग यूज करेंगे, और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बिना किसी चीज को याद किए, केवल इस सीरीज को आपको याद रखना है कि मिली सेंटी डेसी डैश डेका हेक्टो किलो। इसको लोग उल्टा तरह से भी पढ़ते हैं, कुछ लोग किलो हेक्टो डेका डैश डेसी सेंटी मिली, इस तरह से भी याद करते हैं, वॉट एवर यू लाइक, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। क्या है गया, ये मिलीग्राम हो गया, ये सेंटीग्राम है, ये डेसीग्राम है, ये ग्राम है, डेकाग्राम है, हेक्टोग्राम है, और किलोग्राम है। हमको लाना है ग्राम में, हमारे पास क्या है, किलोग्राम। सबसे पहले तो किलोग्राम है, हमको लाना है ग्राम। तो 1 किलोग्राम के बदले क्या होगा, 1 2 3, यानी 10 गुने 10 गुने 10, 1000 का फर्क है। 1 किलोग्राम के बदले हमको 1000 ग्राम मिलेगा, तो सब कुछ जानते भी है। तो 23 किलोग्राम के बदले क्या मिलेगा, 23 इंटू 1000 ग्राम मिलेगा, यानी 23,000 ग्राम मिल गया। और 23 डेकाग्राम है, डेकाग्राम से आप जा रहे हो ग्राम के पास, तो बदले में 10 गुना मिलेगा। 23 डेकाग्राम के बदले मिलेगा 23 इंटू 10, यानी 230 ग्राम। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 23230 ग्राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या है जो 18 से पूरी तरह विभाज्य है, राइट। 18 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, रूल रूल होना चाहिए कि 18 इक्वल्स टू जैसे होता है 2 इंटू 9, और ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी 18 से वही संख्या पूरी तरह विभाज्य होगी जो 2 से भी विभाज्य हो और 9 से भी विभाज्य हो, राइट। और 2 का रूल क्या है, तो उसके आखिरी अंक होने चाहिए 0 2 4 6 और 8 होने चाहिए। और 9 का क्या रूल है, 9 का रूल है कि अंकों का योग वो होना चाहिए 9 का गुणज होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए, राइट। अब सबसे बड़ी संख्या अगर हम देखें तो क्या होता है, 9 9 9 9 9, 5 अंक, राइट। लेकिन हमको चाहिए 0 2 4 6 और 8 इकाई स्थान पे, तो ये तो नहीं होगा। तो हमारा क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, 9 9 9, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, राइट। ये 5 ऑप्शन है हमारे पास। अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए 9 से ये चारों जोड़ रहे हैं तो सब तो 9 9 है, यानी 9 से डिविजिबल है ये पार्ट, लेकिन 8 जैसे ही जोड़ते हैं तो ये हमारा विभाजित नहीं होगी 9 से, क्योंकि हो जाएगा 36 प्लस 8 44 नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा, 4 जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा, 2 जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा, लेकिन 0 जोड़ते हैं तो 9 9 9 9, चारों जोड़ा तो हमने 36 आया, और 0 जोड़ दिया तो 36 ही आया, यानी 9999 ये जो संख्या है वो आपकी 18 से पूरी तरह विभाज्य होगी, जो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 46, दो संख्याओं का अंतर 28 तथा गुणनफल 480 है, तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, राइट। यानी अगर आपके पास दो संख्या a और b है तो उनका अंतर यानी डिफरेंस दिया हुआ है 28 और गुणनफल यानी a इंटू बी दिया हुआ है 480। अब अगर इनको आपस में डिवाइड करते तो क्या होगा, देखिए ऐसा कुछ होगा 28/480, और इसको अगर हम तोड़े तो कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a अपॉन ए इंटू बी माइनस बी अपॉन ए इंटू बी। ये कैसे हुआ, अब इसको समझते हैं कि ये कैसे हमने लिखा। जब आप लिखते हैं 3/7 माइनस 2/7, तो इसको क्या लिखते हैं 3 माइनस 2/7, ऐसा आपने सीखा है, राइट। तो जैसे इस चीज को आप जोड़ते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब कंबाइन करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। वैसे ही अगर इसको हम तोड़ कर लिखें तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल पार्ट को अलग निकाल देंगे और सेम चीज से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी ऐसा ही करते हैं, हम ए को बाहर निकाल लिया और सेम चीज से डिवाइड किया, और बी को भी बाहर निकाल लिया, सेम चीज से डिवाइड किया, राइट। और इधर अगर डिवाइड करें तो देखिए क्या होगा 4 7 जा और 4 से 120 बाद। अभी देखिए क्या होगा, ये a और ये a कैंसिल हो गया, यहाँ पे b और b कैंसिल हो गया, यानी 1/b माइनस 1/a हो गया, यानी 7/120। और यही तो है व्युत्क्रम, ये b का है और ये a का है, इनका अंतर क्या हो गया 7/120। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इसका डायरेक्ट आपको क्या करना है, अंतर जो दिया हुआ है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे गुणनफल से, तो हमारा आंसर आ गया 7/120। अगर यहाँ पे अंतर की जगह दे दिया जाता योग, तो उसमें पूछा जाता है इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो उस केस में भी ऐसा ही करते हैं, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस देते हैं, राइट। प्लस को तोड़ेगा तो प्लस ही मिलेगा। तो ये दो क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, अंतर या योग जो दिया है उसको डिवाइड करना होता है गुणनफल से, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर या योग मिल जाएगा आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 47, एक संख्या का 3/4 भाग 42 है, तो उस संख्या का 3/7 भाग क्या होगा, राइट। तो मान लो वो संख्या जो है वो x है। दो तरह से इसको बना सकते हैं, एक हम यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम से बना सकते हैं, और दूसरा हम जो अभी अलजेब्रा की मेथड से बना सकते हैं। देखिए कैसे, संख्या का 3/4 भाग, यानी अगर संख्या x है का मीन्स होता है गुना 3/4 जो है वो क्या है 42 है। तो यहाँ से हम संख्या निकाल लेंगे, राइट। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस चीज को हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 इंटू उल्टा हो जाएगा ये शिफ्ट होने पर, राइट। और 3 से ये 14 बार निकल जाएगा, यानी ये आ गया संख्या 56। संख्या 56 आ गया, बोला संख्या का 3/7, तो 56 का मीन्स गुना 3/7, 7 8 56 8 3 24, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक तो बड़ा ही सिंपल सा आसान तरीका है, उसमें समय आपको कुछ नहीं लगना। दूसरा, अगर हम एक एक नियम से बनाते हैं तो भी ये बनेगा, कैसे बनेगा देखते हैं। अगर कोई संख्या है उसका 3/4 भाग किसके बराबर है 42 के, तो एक भाग किसके बराबर होगा 42 डिवीजन 3/4, यानी इसको लिख सकते हैं 42 गुने 4/3। और हमको क्या निकालना 3/7 भाग, तो 3/7 भाग ये जो भी वैल्यू आए 42 इंटू 4/3, इसको हम लोग 3/7 से गुना करते हैं, राइट। 3 3 कट गया और 7 से ये 6 बार में, 6 गुने 4 यानी 24, आपका आंसर आ गया। यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब हम हमारे पास 10 पेन का दाम मालूम है तो एक पेन में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जब भी एक भाग निकालते हैं तो डिवाइड करेंगे। और जब हमको बोला जाए कि 15 पेन का दाम क्या होगा, तो 15 के केस में मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ पे हमने इसीलिए 3/7 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो इस चीज को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप एक एक नियम से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इवन आप अगर देखेंगे तो साधारण ब्याज के ज्यादातर क्वेश्चंस को आप एक एक नियम से बहुत जल्दी बना सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। क्वेश्चन नंबर 48, वह न्यूनतम संख्या जिसे 15 25 35 तथा 45 से विभाजित करने पर क्रमशः 7 17 27 तथा 37 शेष बचे, वह संख्या क्या है। अब देखिए, न्यूनतम है या अधिकतम है उससे हम नहीं समझेंगे कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ लसा या मासा का क्वेश्चन। हम लोग समझेंगे कि ये क्या भाजक निकालना है या भाज्य है, ये निकालना है, दोनों में से क्या निकालना है। अगर भाजक निकालना है, भाजक क्या होता है उसको डिवाइजर बोलते हैं इंग्लिश में, डिवाइजर यानी जीसीटी यानी एचसीएफ, यानी मौसा का क्वेश्चन हो गया। अब भाज्य निकालना है तो ये गुणज, भाज्य किसी भी संख्या का गुणज होती है, यानी ये लसा का क्वेश्चन है, यानी एलसीएम का क्वेश्चन। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिए, भाज्य निकालना है तो लसा का, यानी बड़ा नंबर चाहिए तो वो लसा है, और अगर छोटा नंबर चाहिए तो वो मौसा है। लेकिन ये न्यूनतम से मतलब नहीं है, हमारे पास जो नंबर आएगा क्या वो इनसे बड़ा आएगा या इनसे छोटा आएगा। बड़ा आया तो वो एलसीएम होगा, छोटा आएगा तो वो एचसीएफ होगा,
इस चीज को अगर आप समझते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। चलिए अब इसको कोशिश करते हैं समझने का कैसे सॉल्व करें। अब इस तरह के क्वेश्चन में नॉर्मली जो है आपका शेषफल जो है वो समान होता है, लेकिन इस पर शेषफल क्या है, सब अलग अलग। शेषफल अगर समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इन चारों नंबर का लॉस निकालते और उस समान शेषफल को ऐड कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपका शेषफल अलग अलग। तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान देंगे कि देखिए 15 और 7, 15 के केस में शेषफल 7 और 15 और 7 का डिफरेंस देख रहे हैं तो क्या है, 8 है। उसी तरह 25 और 17 को देखेंगे तो वो भी 8 है। 35 एंड 27 को देख रहे हैं तो वो भी 8 है। और 45 एंड 37 को देख रहे हैं तो वहां पे भी 8 है। यानी इस बार शेषफल तो सेम नहीं है, लेकिन जो भाजक है और जो शेषफल है उनका अंतर सेम है, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और इस पर इस ये वाला जो अंतर है इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा पूरा नंबर, राइट। चलिए देखते हैं 15, 25, 35। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। क्या करना है, नॉर्मली हम लोग शेषफल को ऐड कर देते हैं एलसीएम में। इस बार शेषफल की जगह भाजक और शेषफल का अंतर आया है तो इस बार उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। अब इसमें चारों में 5 कॉमन है, 5 से करते हैं 3, 5, 7 एंड 9। फिर 3 है, 1, 5, 7, 3। हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, इससे लास्ट तक जाएंगे। 1, 5, 7, 1। 5 से करेंगे 1, 1, 7, 1। 7 से करेंगे 1, 1, 1, 1। ये हमारा आ गया एलसीएम। क्या आया एलसीएम, यानी लॉसा क्या है, 5 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7। 5 या 15 या 45 और ये हो गया 35, यानी 45 गुने 35। 5 5 25, 2 5 को 20, 2 22। 3 से करेंगे तो 135 होगा। तो क्या आ गया, 5 7 5 1, यानी ये हो गया 1575। तो लॉस आया और हमको ये क्या करना है, इस 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। इसमें से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1567। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए। कौन सी राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 5850 रुपए हो जाएगी। यानी आपको क्या क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, वार्षिक है 5% और समय दिया हुआ है 6 ईयर्स, इसको हम लोग रेट लिखते हैं, इसको लिखते हैं टाइम। और आपका मिश्र धन दिया हुआ है, मिश्र धन यानी इसको बोलते हैं अमाउंट, वो दिया हुआ आपका 5850। आपको पी निकालना है, राइट। यानी हमको अलग से ब्याज भी नहीं दिया हुआ। तो इसको अगर हम फॉर्मूले से बनाते हैं तो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर हम एक नियम से यूनिटरी मेथड से बनाते हैं तो देखिए कितना आसानी से बनेगा, उस चीज को हम समझते हैं, राइट। अगर मान लीजिए आपके पास मूलधन होता 100 रुपया, राइट, तो एक साल में कितना ब्याज मिलता, 100 रुपए का 5%। ये एक साल में मिलता ब्याज, मिलता 100 रुपए का 5%। तो 5% क्या होता है, ऐसा होता है 5/100, 100 कट गया, यानी 5 रुपया ब्याज मिलता। और 6 साल में कितना मिलता, 6 साल में आपका 5 रुपए का 6 गुना मिलता। हर साल 5 5 रुपया तो 30 रुपये मिलता है। यानी 6 साल में 100 रुपया जो है वो 130 रुपया बन जाता है 6 साल में। ये क्या है, मूलधन है और ये मिश्र धन, इसको समझते हैं ना, राइट। यानी 130 रुपया मिश्र धन है जब आपका मूलधन था 100 रुपया। 1 रुपया मिश्र धन कब होगा, जब मूलधन होगा 100/130। एक एक नियम का ये रूल है, डिवाइड कर देते हैं। और इस बार हमको मालूम है मिश्र धन है 5850, तो मूलधन क्या हो जाएगा, 100/130 गुने 5850 और आपका मूलधन मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, तो कोशिश कीजिए समझने का। अगर समझ आ जाता है तो बहुत आसान है। 13 चौके 52 बचेगा 6 5 65, 5 पर में 100 × 45 होता है 4500, यानी हमारा मूलधन था 4500 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। एक एक नियम से बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आप फॉर्मूले से बनाएंगे तो थोड़ा लंबा होगा, राइट। उसको भी अगर आप चाहें कमेंट में लिखे तो हम इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व करना सिखाएंगे, लेकिन आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 50, यदि 19684 डिवीजन 37 इक्वल टू 532, तो 3.7 इंटू 5.32 का मान कितना होगा, राइट। तो ये जो हमको कैलकुलेट करना है उसको हम लोग मान लेंगे x, यानी 3.7 इंटू 5.32 इक्वल टू x है। अब जो दिया हुआ है उसको लेके चलेंगे, क्या दिया हुआ है, 19684/37 इक्वल टू 532, और कोशिश करेंगे इस फॉर्मेट में लाने का, यानी 37 और 532 को एक जगह लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 37 इंटू 532 हो जाएगा 19684, राइट। अब देखेंगे 3.7 बनाना है इसको, तो क्या करेंगे,
3.7 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको। उसी तरह अगले वाले को बनाना है 5.32, यानी 532 को क्या लिख सकते हैं 5.32 इंटू 100, 19684। अब क्या करेंगे हम 3.7 और 5.32 की बदले में हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। अब और 10 और 100 को शिफ्ट कर देंगे तो x क्या हो जाएगा 19684 और शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 100, यानी 1000 से डिवाइड करना है। तो 1000 से डिवाइड करना है तो हमारा यहाँ पे जो डेसिमल है वो 3 पोजीशन मूव करे, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 19.684, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, एक बस यात्रा के दौरान आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। बस की औसत गति क्या है? इन बेसिकली आधी दूरी तो शेष दूरी भी तो आधी ही बची, यानी आधा आधा दूरी अलग अलग स्पीड से, एक 60 और एक 40 की स्पीड से वो तय करता है। तो औसत गति क्या है? तो इसमें एवरेज नहीं लेना होता है, 60 + 40/2 अगर लेते हैं तो गलत हो जाएगा, 50 आता है, वो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। समय अगर सेम होता तो हम लोग औसत लेते हैं, समय अगर सेम है तो औसत लेंगे, दूरी अगर सेम है तो औसत नहीं लेंगे। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिए, फॉर्मूला जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसी को यूज कीजिए, कोई नया फॉर्मूला यूज मत कीजिए। क्या है भाई हमारे पास, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है 2x, हम जा रहे हैं ए से बी के पास, अब बीचों बीच है ये पी, तो ये यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हैं 60 की स्पीड से और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं आप 40 की स्पीड से, राइट। तो अगर टोटल डिस्टेंस x 2x है तो ये x होगा और ये भी x होगा। टाइम कितना लगेगा ये ए से पी जाने में, मान लो t1 बोलते तो लगेगा, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, दूरी बटा गति, तो x बटा 60 हो गया। उसी तरह टाइम e से b जाने में कितना लगेगा x बटा 40। हम इन दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा t1 + t2 निकालेंगे तो x बटा 60 + x बटा 40 होगा। 40 और 60 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 120। 60 को 120 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x को भी 2 से करेंगे। 40 को 120 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, यानी ये 5x बटा 120 हो गया, 5 से भी कटेगा 24 पाएंगे, यानी ये हो गया x बटा 24। समय लग गया x बटा 24। टोटल दूरी है हमारे पास 2x। तो औसत गति क्या होती है? औसत गति होती है टोटल दूरी यानी 2x बटा टोटल समय यानी x बटा 24। ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा, x कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 48 किलोमीटर/आवर, ऑप्शन नंबर सी। तो कभी भी दूरी अगर समान है तो हम लोग औसत नहीं निकालेंगे, उसको इस तरह से सोल्व करें, समय ज़्यादा नहीं लगने वाला। इसके लिए भी लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, लोग सिखा भी रहे हैं फार्मूला का यूज़ करना, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें कई तरह के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं क्वेश्चन का और हर एक में फार्मूला अलग अलग है, तो उसमें अगर आपने थोड़ी भी गलती की तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 52, एक घर को 12 व्यक्ति या 18 औरतें 25 दिनों में पेंट करते हैं, उसी घर को 8 व्यक्ति एवं 3 औरतें कितने दिनों में पेंट करेंगे, राइट। शुरू में दिया हुआ या लगा हुआ, यानी 12 व्यक्ति भी 25 दिनों में पेंट कर सकते हैं उस घर को और 18 औरतें भी 25 दिनों में पेंट कर सकते हैं, यानी दोनों की इफिशियंसी अलग अलग है। क्या है इफिशियंसी? 12 मैन जो है वो 18 वीमेन के बराबर काम करते हैं। ये जो सिंबल है, ये 3 इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये बेसिकली ये क्या है सिंबल? ये सिंबल है समतुल्य का, यानी 12 मैन की जो एफिशिएंसी है वो 18 वीमेन की एफिशिएंसी के बराबर है। अगर एक एक नियम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, 1 मैन की एफिशिएंसी जो है वो 18/12 वीमेन के बराबर होगा, राइट। एक एक नियम के हिसाब से 6 दूना 12, 6 तिया 18, यानी 3/2 वीमेन की एफिशिएंसी के बराबर होगा। अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 मैन हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 वीमेन, यानी 3 वीमेन की जो एफिशिएंसी है वो 2 मैन के बराबर है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे क्योंकि यहाँ दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, यानी 3 औरतों की जगह हम लिख सकते हैं 2 मैन, राइट। तो ये 8 व्यक्ति एवं 3 औरतें हैं, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 10 मैन हो जाएंगे, 10 व्यक्ति हो जाएंगे, यानी 10 व्यक्ति कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, इस घर को कंप्लीटली पेंट करते हैं, वो हमें पता करना है। अब एक फॉर्मूला है m1 × d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 × d2 अपॉन w2। क्या फॉर्मूला कि अगर कोई काम है w1 उसको m1 पर्सन्स d1 दिन में कंप्लीट करते हैं और उसी काम को नहीं, अगर कोई और दूसरा काम है w2 उसको अगर m2 व्यक्ति d2 दिनों में कंप्लीट करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, w1 और w2 क्या है, इक्वल है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा m1 × d1 इक्वल टू m2 × d2, यानी सेम काम हो तो फॉर्मूला होता है m1 × d1 इक्वल टू m2 × d2।
तो M1 क्या है, M1 है 12 व्यक्ति 25 दिनों में, यानी 12 गुने 25। और M2 क्या है, 8 और 3 था, ये मिलके हो गया था 10 में 10। और D2 हमको पता करना है, तो 10 को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो D2 का वैल्यू निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 12 इंटू 25 बटा 10। तो 5 दूना 10, 5 बचे 25, 2 से 6 बार में 6 गुने 5 30, यानी 30 दिनों में ये काम कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53। 53 में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको सरल करना है यानी सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या रूल है, बोर्ड मास, जो आप सभी लोग जानते होंगे, क्या है, बी होता है क्या, ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में इसको बोलते हैं का, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है गुना, ए का मतलब होता है प्लस, एस का मतलब होता है माइनस। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कॉम्बिनेशन में ये सारी चीजें होंगी तो इसी ऑर्डर में हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। साथ ही ब्रैकेट में क्या क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट इसका काम होता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट, और इन सबसे पहले भी एक आता है बार ब्रैकेट, जो कि नंबर के ऊपर इस तरह से लिखा रहता है ऐसे। बार ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा, उसके बाद छोटी ब्रैकेट का, फिर मझली ब्रैकेट का, फिर बड़ी ब्रैकेट का काम होता है, राइट। इस ऑर्डर को हम लोग अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे काम क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, तो सबसे छोटी ब्रैकेट तो यही है, और उसमें भी सबसे पहले किसका काम होगा, डिवीजन का काम होगा। तो क्या बन जाएगा, 67 माइनस 2, ये 15 हो गया, प्लस है 1 प्लस, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। बाकी सब ऐसे ही लिखना है, राइट, प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या हो जाएगा, 67 माइनस 2, ये 15 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा, और ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं इसको। डिवीजन सबसे पहले होगा, तो देखिए अब ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो इसमें प्लस भी है, डिवीजन भी है, गुना भी है, प्लस भी है, तो सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन होगा। तो क्या बन जाएगा, ये 67 माइनस 2, 15 प्लस 5 बट्टा 7, और ये गुना 21 प्लस 2, राइट। 7 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो क्या बन गया, ये 67 माइनस 2, 15 प्लस, और ये 5 गुना 3 है, ऐसे लिखेंगे, प्लस 2, राइट। अब प्लस भी है, गुना भी है, प्लस भी है, तो क्या होगा, सबसे पहले गुना का काम होगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 67 माइनस 2, 15 प्लस 5 दिया 15 प्लस 2, तो क्या होगा 67 माइनस 2, अब सब कुछ प्लस है अंदर में, तो क्या हो जाएगा, वो 32 हो जाएगा। अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ये पॉजिटिव है, बाहर आके चूंकि बाहर में नेगेटिव 2 है, नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस 64 हो जाएगा, 2 इंटू 32, यानी आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54। किसी बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 54 है। यदि वह अगली 3 पारियों में क्रमशः 2, 22 एवं 7 पर आउट हो जाता है, तो अगली पारी में उसे कितना रन बनाना पड़ेगा कि उसका औसत फिर से 54 हो जाए। यानी उसका औसत था 54, लेकिन अगली 3 इनिंग में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है, तो चौथे इनिंग में कितना स्कोर करना पड़ेगा तो उसका एवरेज फिर से 54 हो जाए। तो अभी तक तो 54 तक कितना इनिंग था उससे कोई मतलब नहीं, राइट। 54 54 54 औसत का मतलब क्या है, इस हमने समझो कि 54 54 उसने रन बनाए। अब अगले ऐसे ऐसे 54 बनाए सब में, लेकिन अगले 3 इनिंग में उसने 2 22 एंड 7 बनाए, तो अगले में क्या बनाया, एक्स मान लो बनाया। तो एवरेज फिर से 54 होने के लिए क्या करना होगा कि इन चारों का औसत वो 54 आना चाहिए, राइट। इन चारों इनिंग का औसत अगर 54 आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो औसत कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 22 प्लस 7 प्लस एक्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो औसत आना चाहिए 54, राइट। तो इस 4 को हम लोग बाद में इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 22 2 24 7 31, 31 प्लस एक्स हो जाएगा आपका 54 गुना 4, यानी 31 प्लस एक्स हो जाएगा 50 चौके 200 216, राइट। अब इस 31 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि चीजें जब प्लस माइनस में रहती है तो शिफ्ट होने पे साइन चेंज हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1 होता है 5, 11 माइनस 3 होता है 8, 185 अगर वो स्कोर करता है तो फिर से उसका औसत 54 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। ऐसे दो घन को किनारे से किनारा मिलाकर बनाए गए घनाभ का आयतन क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं घन क्या होता है। आपने लूडो खेला होगा, राइट। तो लूडो में जो डाइस होता है वो एक घन होता है, राइट, ऐसा शेप में होता है, राइट।
और उसमें आपने देखा होगा उसमें 6 नंबर्स दिए रहते हैं, एक 1, एक 2, 3, 4 और 5 एंड 6, यानी इसके 6 सरफेस होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। और हर पृष्ठ जो है, ईच ऑफ द पृष्ठ, वो क्या होता है, एक वर्ग होता है। और वर्ग का एरिया का फॉर्मूला हमको मालूम है कि वो क्या होता है, ए इंटू ए, जहाँ पे ए क्या है, वर्ग की भुजा की लंबाई। तो ऐसा ऐसा 6 पृष्ठ है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 इंटू ए इंटू ए। और यही आपका गिवन है इस क्वेश्चन में, वो है 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम अगर 6 को शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा 150 बटा 6, 6 से देखिए कटेगा 25 बार में, यानी ए इंटू ए हो गया आपका 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, यानी ए का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो घन है उसकी हर भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब ऐसे ऐसे दो घन को अगर सटा कर ऐसे रखा जाएगा तो क्या बनेगा, एक घनाभ बनेगा। और वो जो घनाभ होगा उसकी लंबाई आपकी हो जाएगी ये 5 सेंटीमीटर का डबल, ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई जो है वो 5 ही सेंटीमीटर होगी, और हाइट जो है, ऊंचाई जो है, वो भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी 10 इंटू 5 इंटू 5। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 पच्चे 25, 10 10 250, 250 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आपने सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो घन सेंटीमीटर 2 बार करते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर, राइट। तो आंसर हो गया 250 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, एक आयताकार पार्क का आकार 85 मीटर बाई 55 मीटर है। उस पार्क के अंदर चारों ओर 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाना है। उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है वो क्या बता रहा है, वो पार्क, आयताकार पार्क को दर्शा रहा है। और अंदर में ये जो पार्ट है ये हमारा रास्ता है, जिसको बनाना है हमको पार्क के अंदर बनाना है। कितना चौड़ाई का, 2.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाना है। यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 मीटर चारों तरफ, 2.5 मीटर, राइट। तो हमको पता करना है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बाहर का लंबाई है 85 मीटर, बाहर वाले पार्क का यानी पार्क का, और चौड़ाई है कितना, 55 मीटर। तो अगर हम देखेंगे इस वाले पार्ट की चौड़ाई कितनी होगी, देखिए इधर से भी 2.5 मीटर कैंसिल हो जाएगा, और इधर से भी 2.5 मीटर कैंसिल हो जाएगा, टोटल 5 मीटर कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50 मीटर, राइट। उसी तरह अगर हम लंबाई देखेंगे तो लंबाई भी 5 मीटर कम हो जाएगी, यानी 80 मीटर हो जाएगी, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्क के एरिया में से ये वाला जो एरिया है जो बिना रास्ता का है उस एरिया को घटा लेंगे तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यही करेंगे, पार्क का एरिया मान लो A1 है तो वो क्या है 85 इंटू 55, इसका वैल्यू निकालेंगे। 85 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 55 से, 5 पच्चे 25 बचा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, नीचे भी हो जाएगा 425, 5 7 6 4, यानी 4675 वर्ग मीटर। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 80 बटा 80 बाई 50 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर। तो 8 पच्चे 40, यानी 4000 वर्ग मीटर हो गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो गया, रास्ते का हो गया इन दोनों का अंतर, यानी 675 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, 45 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। यहाँ पे दिया हुआ हानि जो हुई है वो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होता है, मान लेना होता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य मानना होता है, का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है वो है एक्स, राइट। तो आप कितनी वस्तु को बेच रहे हैं, 45 वस्तु को, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी क्या हो जाएगा, 45 एक्स हो जाएगा। और हानि क्या हो रही है, अभी लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 एक्स का लॉस हो रहा है। अब हमको सेलिंग प्राइस मालूम है, लॉस मालूम है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य ज़्यादा था तभी तो लॉस हो रहा है, यानी हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 50x हो जाएगा। अब हम लोग लॉस परसेंट या तो फॉर्मूला से निकाल लेंगे या फ्रैक्शन के द्वारा निकालेंगे। फॉर्मूला से कैसे निकलेगा, हम लोग लिखेंगे लॉस बटा सी पी इंटू 100, ये भी सीख लेते हैं। लॉस है 5x, सी पी है 50x इंटू 100, एक्स एक्स कैंसिल, 5 से 10 बार निकल गया, तो ये 0 0 कट गया, इतना परसेंट, राइट। लॉस परसेंट हो गया 10%, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जो लोग ये फॉर्मूला भूल गए हैं या कंफ्यूज हैं, इसे भूलना नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या तरीका है, जैसे अगर आप एग्जाम में स्कोर करते हैं 65 80 मार्क्स के एग्जाम में,
यानी 80 मार्क्स का एग्जाम है और आपने 65 लाया तो आपके पेपर में ऐसा लिखा जाता है। और यह एक फ्रैक्शन है, यानी आपने 65 मार्क्स लाया है 80 मार्क्स के एग्जामिनेशन में। वैसे ही लॉस और प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट होता है किस पे, वो होता है हमेशा क्रय मूल्य पे। तो हमको देखना होगा कि ये जो लॉस है 5x वो क्रय मूल्य का कितना भाग है। तो क्रय मूल्य का कितना भाग है, ये भाग निकला। और फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है परसेंटेज। तो ये वाला ट्रिक आप लोग जरूर यूज कीजिए। 5 10 जो 10% 10% का लॉस हो रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 58, 3.875 एवं 17 के गुणनफल से क्या घटाया जाए कि 52 प्राप्त हो। तो मान लो जो घटाया जाए वो है x। तो क्वेश्चन क्या बनता है, 3.875 और 17 का गुणनफल है, ये हो गया। उसमें से x घटाया गया तो क्या मिला, 52। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। 3.875 इंटू 17, 7 का पहाड़ा पड़ेगा, 7 पचे 35 बचा 3, 7 सत्ते 49 3 52 बचा 5, 7 अटे 56 5 61 6, 7 के 21 6 27। फिर एक से पढ़ेंगे 5 7 8 3 5 7 8 5 ये 6, इसमें 1 2 3 डेसिमल प्लेस है तो इसमें भी होगा 1 2 3, 65.875 हो गया ये, माइनस एक्स इक्वल टू 52। अब क्या करेंगे, हम इस माइनस एक्स को शिफ्ट करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। और इस 52 को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 52। तो 65.875 है, 52 इधर आएगा तो माइनस 52 और माइनस एक्स इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स। ऐसा हो गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। 65 में से 52 घटाएंगे तो क्या आएगा, 13.875। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, 4 बजे घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब इस घड़ी के पिक्चर को देखेंगे हम लोग। जब 3 बज रहा है तो आप देख सकते हैं ये जो घंटे की सुई है और ये जो मिनट का सुई है, इन दोनों के बीच कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। जब 1 बजेगा तो उस समय अब देखिए 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 के बीच ये 3 बराबर बराबर एंगल में बढ़ जाएगा। यानी 1 बजे घंटे एवं मिनट की सुई के बीच एंगल जो बनेगा वो होगा 90 का, को 3 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आती है वो होगा, यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा, राइट। 2 बजे अगर देखेंगे तो ये 30 का डबल हो जाएगा, राइट, यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। 3 बजे हो गया आपका 90 डिग्री और 4 बजे क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री। आई होप एकदम क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, एक पुस्तकालय में अलग अलग विषयों की पुस्तकों की संख्या को नीचे ग्राफ द्वारा दिखाया गया। इस ग्राफ को देखकर बताएं कि कितने विषयों की 30 से ज्यादा एवं 50 से कम पुस्तकें उपलब्ध हैं। यानी जो ग्राफ है वो अलग अलग विषयों की पुस्तकों की संख्या को बता रहा है, राइट। देख सकते हैं कि अंग्रेजी में कितनी पुस्तक उपलब्ध है, 50 पुस्तक उपलब्ध है। हिंदी में कितने हैं, 45 पुस्तक है। गणित में है 30, भूगोल में है 35, इतिहास में है आपका 55, 50 और 60 के बीच, और विज्ञान में है आपका 60, राइट। तो हमको क्या देखना है, 30 से ज़्यादा 50 से कम, 30 और 50 नहीं होना चाहिए, 30 और 50 के बीच में होना चाहिए। तो वो आपको दिख रहा है ये वाला 35 और ये वाला दिख रहा है, और तो कोई नहीं है। यानी 2 विषय ऐसे हैं जिनमें 30 से ज़्यादा एवं 50 से कम पुस्तकें उपलब्ध है, यानी हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। खंड 3 भाषा परीक्षण, ठीक है। इसमें 4 अनुच्छेद हैं, राइट, 5 प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने, राइट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अनुच्छेद नंबर 1। क्या बोल रहा है, ओजोन एक गैस होती है, यह गैस ऑक्सीजन का ही एक रूप है। इस गैस की एक मोटी परत हमारे वायुमंडल में स्थित है। ओजोन की यह परत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो ओजोन परत प्रकाश में उपस्थित घटक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी तक ये किरणें नहीं पहुंच पाती। यदि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को न सोखे और ये किरणें पृथ्वी पर आ जाएं तो अनेक गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे त्वचा का कैंसर, अंधापन आदि। आज हमारी लापरवाही से ओजोन परत में एक छेद हो गया है जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इस छेद का
कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रासायनिक पदार्थ है। यह पदार्थ एयर कंडीशनर, फ्रिज, दूध को ठंडा करने वाली बड़ी बड़ी डेयरियों में उपस्थित यंत्रों में होता है। हमें ओजोन परत को बचाए रखने के लिए इन यंत्रों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। यदि हमने ओजोन परत की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो वह नष्ट हो जाएगी। उसके नष्ट होने से पृथ्वी से जीवन के समाप्त होने का खतरा है। क्वेश्चन नंबर 61, वायुमंडल में मोटी परत स्थित है ऑक्सीजन की, हीलियम की, ओजोन की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं, इस गैस की एक मोटी परत हमारे वायुमंडल में स्थित है। किस गैस की? ओजोन की। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत सोखती है पराबैंगनी किरणों को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किरणों को, ओजोन किरणों को, घातक किरणों को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कहाँ दिया है? ओजोन परत प्रकाश में उपस्थित घटक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? ओजोन परत में छेद हो गया है प्राकृतिक रूप से, सूर्य के प्रकाश से, हमारी लापरवाही से, घातक किरणों से। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ दिया है? आज हमारी लापरवाही से ओजोन परत में एक छेद हो गया। राइट। क्वेश्चन नंबर 64, ओजोन परत के नष्ट होने से अनेक रोग उत्पन्न होने का खतरा है, वनस्पतियों को खतरा है, जीवन के समाप्त होने का खतरा है, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको थोड़ा डाउट होगा कि अनेक रोग भी बोला जा रहा है, जीवन के समाप्त का भी बोला जा रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली नष्ट होने की बात हो रही है। उसके नष्ट होने से पृथ्वी से जीवन के समाप्त होने का खतरा है, ये बोला जा रहा है स्पेसिफिकली। राइट। और यहाँ पे अगर बोला जा रहा है किरणें अगर पृथ्वी पर आ जाएं तो अनेक गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। राइट। स्पेसिफिकली नहीं बोला जा रहा है ओजोन परत अगर नष्ट हो गई तो क्या होगा। अगर ये ओजोन परत किरणों को न ही सोखती तब ये होता, यानी ओजोन परत रहती और किरणों को नहीं सोखती तब ये होता। राइट। यानी ओजोन परत के नष्ट होने से स्पेसिफिकली आपको ये मेंशन किया गया है, इसलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 65, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रासायनिक पदार्थ किन यंत्रों में उपस्थित होता है? टीवी में, एयर कंडीशनर में, स्कूटर में, हवा में। तो साफ साफ पता चल रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? ये रासायनिक पदार्थ एयर कंडीशनर, फ्रिज, दूध को ठंडा, बेसिकली जो भी मशीनें कूलिंग करती हैं उनमें उपस्थित होता है। राइट। अनुच्छेद 2, यह जानना अच्छा है कि जब आपको सहायता की आवश्यकता हो तो आप पुलिस अधिकारी को बुला सकते हैं। आपको पुलिस से डरना नहीं चाहिए, उनका काम है लोगों की सहायता करना। पुलिस अधिकारी खोए हुए बच्चों को ढूंढने में सहायता करते हैं। जब सड़कों पर कोई समस्या हो तो वे यातायात की व्यवस्था करते हैं। वे अपराधियों को पकड़ लेते हैं जिससे हमारे शहर सुरक्षित रहे। जब लोग कार दुर्घटना के शिकार होते हैं तो पुलिस अधिकारी उनकी सहायता के लिए शीघ्र ही आ पहुंचते हैं। बाढ़, अग्निकांड और आंधी तूफानों के दौरान फंसे लोगों को बचाते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बहुत सी जानें बचाई हैं। पुलिस अधिकारी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानिए। क्वेश्चन नंबर 66, पुलिस वाले हमारे श्रेष्ठ मित्र कैसे हैं? पहला, वे लोगों की मदद करते हैं और अनेक जीवन बचाते हैं। दुर्घटनाओं के समय वे सबकी मदद करते हैं, वे अपना काम करते हैं, वे गाड़ी में घूमते रहते हैं। ये दोनों ऑप्शन में तो कोई डाउट नहीं है कि नहीं। दुर्घटनाओं के समय वे सबकी मदद करते हैं, ये सही है। वे लोगों की मदद करते हैं और अनेक जीवन बचाते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये इसको भी कवर कर लेता है। राइट। वे लोगों की मदद करते हैं और अनेक जीवन बचाते हैं, यानी दुर्घटनाओं के समय या बाढ़ के समय या अग्निकांड के समय हर समय लोगों की मदद करते हैं और जीवन बचाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। 67, हमें पुलिस से क्यों नहीं डरना चाहिए? वे लोगों पर गोली चलाते हैं? बिल्कुल नहीं। वे हमें काम देते हैं? बिल्कुल नहीं। वे अपराधियों को पकड़ते हैं? ये हो सकता है। वे लोगों की मदद करते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या आंसर आपको मिलेगा? पुलिस से क्यों नहीं डरना चाहिए? यहाँ पे दिया आपको पुलिस से डरना नहीं चाहिए, उनका काम है लोगों की सहायता करना, यानी यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, इसलिए डरना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, जब कभी कार दुर्घटना होती है तो पुलिस अधिकारी क्या करते हैं? वे खोए बच्चे ढूंढते हैं, वे तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं, वे लोगों को ले जाते हैं, वे हमारी समस्या का पता लगाते हैं। तो वे तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं। कहाँ पे है? जब कार दुर्घटना होती है, जब सड़कों पर कोई समस्या हो तो वे यातायात की व्यवस्था करते हैं। जब लोग कार दुर्घटना के शिकार होते हैं तो पुलिस अधिकारी उनकी सहायता के लिए शीघ्र ही आ पहुंचते हैं। तो ये स्पेसिफिकली है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। राइट। जल्द ही पहुंच जाते हैं वहां पे मदद के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, बाढ़ के दौरान पुलिस कैसे लोगों की मदद करती है? वे सबको खाना देते हैं, वे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाते हैं, वे खतरों के बारे में बताते हैं, वे बाढ़ से दूर भागते हैं। ये तो होगा ही नहीं। इसका ऑप्शन होगा वे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बाढ़, अग्निकांड और आंधी तूफानों के दौरान फंसे लोगों को बचाते हैं, यानी सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं। कैसे बचाए? सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर।
क्वेश्चन नंबर 70, जब बच्चे खो जाएं तो उनको ढूंढने में उनके माता पिता की सहायता कौन करेगा? मित्र करेंगे, पुलिस अधिकारी, दादा दादी या पड़ोसी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 3, जल में अनेक पदार्थ घुल जाते हैं, जैसे चीनी, नमक आदि। जल ऐसा द्रव है जिसमें किसी भी अन्य द्रव की अपेक्षा पदार्थ को घोलने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अधिकतर पदार्थों की कुछ न कुछ मात्रा जल में घुल सकती है। भोजन के उन सभी भाग का हमारे शरीर में पाचन होता है जो जल में घुलनशील होता है। इस घोल का पूरे शरीर में पाचन होता है। जल के घोलक गुण की कुछ हानियां भी हैं। यदि हम टिन की बाल्टी में जल रख दें और 3-4 घंटे बाद उसको पिए तो जल में टिन का स्वाद आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 71, जल में किस प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं? चीनी, पत्थर, लोहा, लकड़ी? साफ साफ इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 72, जल ऐसा द्रव है जिसमें किसी भी अन्य द्रव की अपेक्षा पदार्थ को घोलने की क्षमता होती है बहुत कम, बहुत अधिक, बिल्कुल नहीं, थोड़ा अधिक। बहुत अधिक, देखिए स्पेसिफिकली यहाँ दिया हुआ अन्य द्रव की अपेक्षा पदार्थ को घोलने की क्षमता बहुत अधिक होती है। किसमें? जिसमें यानी पानी में या जल में, राइट। और क्वेश्चन नंबर 73, भोजन के उन सभी भाग का हमारे शरीर में पाचन होता है जो जल में परिवर्तनशील, घुलनशील, दो बार आ गया घुलनशील, राइट। तो आप किसी एक को सही करेंगे, एनीवे घुलनशील है आपका सही। कैसे? यहाँ दिया, इस सभी भाग का हमारे शरीर में पाचन होता है जो जल में घुलनशील होता है, राइट। तो घुलनशील वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया हमारी तरफ से। अगला क्वेश्चन 74, जल के घोलक गुण की कुछ हानियां भी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया है, जल के घोलक गुण की कुछ हानियां भी, राइट। अगला क्वेश्चन है, टिन की बाल्टी में रखे जल से 3-4 घंटे बाद पीने पर स्वाद आने लगता है। किसका? टिन का स्वाद आने लगता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। कहाँ दिया? यहाँ दिया। यदि हम टिन की बाल्टी में जल रखते हैं और 3-4 घंटे बाद उसको पिए तो जल में टिन का स्वाद आने लगता है, राइट। इस तरह हम लोगों ने अनुच्छेद 3 भी कंप्लीट कर लिया। अनुच्छेद 4 क्या बोल रहा है? चीटा और टिड्डा पड़ोसी थे, वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। चीटा और उसका परिवार बहुत परिश्रमी था। वे लोग सारा दिन मेहनत करते थे। वे चावल, चीनी, आटा इकट्ठा करते, जितनी जरूरत हो उतना खाते और बाकी संग्रह कर रख लेते। चींटियों को बिना काम के घूमने या गप्पे लड़ाने की फुर्सत नहीं थी। दूसरी ओर टिड्डे के परिवार के लोग अपने समय का एक एक क्षण मस्ती में गुजारते। जब मौसम अच्छा होता तो वे पार्टियों में जाते और नाचते गाते रहते। वे चींटियों का मजाक उड़ाते जो कोई मौज मस्ती नहीं करती थी। उस साल सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ी। टिड्डे और चींटियां बाहर जाकर भोजन की तलाश नहीं कर सकते थे। टिड्डियों के पास तो भोजन था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी बचाकर ही नहीं रखा था। श्रीमान चींटे जी से बोले, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हैं? मेरा परिवार भूखों मर रहा है। श्रीमान चीटा जी ने कहा, मैं दे सकता था, पर मैंने कठिन परिश्रम किया है। यह भोजन मेरे और मेरे परिवार के लिए है। सारे वसंत और गर्मी के मौसम में तुम लोग क्या करते रहे? श्रीमान टिड्डा जी ने कहा, मौसम इतना सुहाना था कि हम सारे मौसम नाचते गाते ही रहे। श्रीमान चीटा जी बोले, तो जाओ और जाड़ा भी नाचने में बिता दो। याद रखो, कठिन परिश्रम आसान तो नहीं है, पर उसका फल मीठा होता है। क्वेश्चन नंबर 76, चीटे का परिवार था आलसी, कठोर परिश्रमी, मौज मस्ती वाला, नाचने वाला। तो ये तो साफ पता है, कठोर परिश्रमी थे चीटे का परिवार। क्वेश्चन नंबर 77, जाड़े के मौसम में क्या हुआ? टिड्डों के पास बहुत भोजन था। टिड्डे जोश और मजे में थे। टिड्डे भूख से बेहाल थे। टिड्डे पार्टी में गए। ऑफ कोर्स उन्होंने गर्मी के मौसम में तो भोजन कलेक्ट किया नहीं था, इसलिए टिड्डे भूख से बेहाल थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 78, अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ इकट्ठा करना है? थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमने मिस्टेक कर दिया है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अनुच्छेद में उपयुक्त यानी यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया शब्द इकट्ठा करना का अर्थ क्या है, ये होना चाहिए, राइट। अनुच्छेद में उपयुक्त शब्द इकट्ठा करना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है इकट्ठा करना मतलब एकत्र करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 79, चीटों ने टिड्डों की मदद क्यों नहीं की? वे लालची थे, वे निर्दयी थे, वे अपना सारा भोजन अपने पास रखना चाहते थे, वे टिड्डों को सबक सिखाना चाहते थे। तो बेसिकली क्या है? वे अपना सारा भोजन अपने साथ पास रखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कहाँ दिया देखिए, जब उन्होंने श्रीमान टिड्डा जी ने बोला, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, क्या मुझे आप खाना दे सकते हैं? तो चीटा जी ने कहा, मैं दे सकता था, पर मैंने कठिन परिश्रम किया है और यह भोजन मेरे और मेरे परिवार के लिए, राइट। वो कहना चाहते हैं कि ये सारा भोजन हमने अपने परिवार के लिए जमा किया है, इसलिए मैं आपको दे नहीं सकता, राइट। तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं, कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है?
कुछ खाना संग्रह करो, मौज मस्ती करो। कठिन परिश्रम करना आसान नहीं पर इसका फल मीठा होता है। केवल कठिन परिश्रम करना ही अच्छा नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कठिन परिश्रम करना आसान तो नहीं है पर उसका फल मीठा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। इस तरह हम लोगों ने हिंदी भाषा के प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लिया है। प्यारे बच्चों, आज के लेसन में हम लोगों ने मॉडल पेपर सेट 6 के गणित एवं हिंदी भाषा के प्रश्नों को डिस्कस किया। आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सेट का आंसर शीट उपलब्ध कराया गया। इसे डाउनलोड करके आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।